हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम एक और केस स्टडी को समझेंगे और एक और केस स्टडी के साथ उसकी किस तरीके से आंसर राइटिंग होनी चाहिए उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। उसे समझने से पहले, उसे शुरुआत करने से पहले एक कोड को समझते हैं। इंटीग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग। बहुत सिंपल कोड में इस डेफिनेशन को समझाया गया है C.S. लिविस के द्वारा। किस तरीके से वो कहते हैं इंटीग्रिटी आगे होती क्या है। इंटीग्रिटी जब आप कोई भी सही चीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई देख नहीं रहा है, जहाँ पे आपको कोई गौर नहीं कर रहा है या कोई जज नहीं कर रहा, फिर भी आप उस कंडीशन, उस सिचुएशन में होते हुए कोई भी राइट थिंग ही को प्रोसेस कर पा रहे हैं या कोई भी स्टेप जो ले रहे हैं उससे राइट थिंग ही एक डिसीजन मेकिंग के तौर पे या एक रिजल्ट के तौर पे निकल के आ रही है, तो उसे हम इंटीग्रिटी कहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटीग्रिटी ऑनेस्टी में डिफ्रेंसिएशन होता है। ये जस्ट एक कोट है जिसे हमने समझा है कि किस तरीके से इंटीग्रिटी होती क्या है। इंटीग्रिटी के अलावा भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे केस स्टडीज़ के अंदर आते हैं, जो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच समझाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक पर्सन किस तरीके से डिसीजंस लेता है, उसकी अप्रोच कैसी होती है, उस चीज़ों को इवेलुएट करता है कहीं ना कहीं वो, राइट। तो यहाँ पे भी हमें केस स्टडी के फॉर्म में इसी चीज़ को समझना है और इसी चीज़ को समझते हुए अपनी आंसर राइटिंग में प्रैक्टिकल अप्रोच को शो करने की कोशिश करनी है कहीं ना कहीं, राइट। चल देखते हैं केस स्टडी में बोला क्या क्या आखिर। ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ ए सिविल सर्वेंट। ऑब्वियसली बात है, ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट और अपराइटनेस मतलब कि सही दिशा में चलना एक सिविल सर्वेंट की बहुत बेसिक हॉलमार्क बोल सकते हैं या एक ट्रेडमार्क बोल सकते हैं जो उसके ऊपर होना चाहिए कहीं ना कहीं। सिविल सर्वेंट पॉजेसिंग दिस क्वालिटीज आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। इन लाइन ऑफ ड्यूटी दे टेक वेरियस डिसीजन। बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं उनकी क्वालिटी के बेस पे या सिचुएशन के बेस पे, सर्कमस्टेंसेस के बेस पे, कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे। एट टाइम सम बिकम बोनाफाइड मिस्टेक। बोनाफाइड मिस्टेक आखिर होती क्या है? मीन्स ऐसी मिस्टेक जो आप करना नहीं चाहते थे, अनइंटेंशनली बोल सकते हैं या फिर जानबूझ के ना करी गई मिस्टेक को बोल सकते हैं बोनाफाइड मिस्टेक। एज लॉन्ग एज सच डिसीजंस आर नॉट टेकन इंटेंशनली एंड डू नॉट बेनिफिट पर्सनली। किस तरीके से आपने कुछ स्टेप लिया एज ए कलेक्टर या फिर एज ए आईएएस सिविल सर्वेंट या फिर एडमिन डिपार्टमेंट में रहते हुए, जो आप लेना नहीं चाहते थे और वो आपको कोई पर्सनली बेनिफिट करे, ऐसी आपकी कोई मंशा नहीं थी वहाँ पे, बट फिर भी आपके द्वारा वो डिसीजंस अगर लिए जाते हैं तो उसे हम बोनाफाइड मिस्टेक कह सकते हैं कहीं ना कहीं। द ऑफिसर कैन नॉट बी सेड टू बी गिल्टी दो सच डिसीजंस में at times lead to unforeseen adverse consequences in the long term। ऑब्वियसली बात है, एज ए सिविल सर्वेंट जब आप कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करे जरूरी नहीं, वो लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस बना सकते हैं सोसाइटी में रहते हुए या सिचुएशंस को रहते हुए कहीं ना कहीं। इन रिसेंट पास्ट अ फ्यू इंस्टेंस हैव surfaced where in civil servant have been implicated for a bona fide mistake. They have often been prosecuted and even imprisoned। उनको इन सज़ा या फिर हम बोल सकते हैं या फिर इन मिस्टेक की वजह से कहीं ना कहीं उनको कुछ सर्कमस्टेंसेस झेलने पड़े हैं या कुछ रिजल्ट झेलने पड़े, जिसकी वजह से उनको जेल भी हुई है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुकदमे भी चले हैं। ऑल दिस इंस्टेंस हैव ग्रेटली रेटल द मॉरल फाइबर ऑफ द सिविल सर्वेंट। किस तरीके से ये मिस्टेक जो है ये मॉरल फाइबर को शो करने का काम कर रही है, मतलब कि एक सिविल सर्वेंट की मॉरलिटी को शो करने का काम कर रही है यहाँ पे, कि किस तरीके से उसकी मॉरलिटी कैसी है या किस तरीके से मॉरलिटी डेवलप होती है कहीं ना कहीं। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ डज दिस ट्रेंड इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज। ये जो ट्रेंड बन रहा है सोसाइटी में आज के समय में, हम देखते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ेस आती हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे कुछ सिविल सर्वेंट्स के ऊपर ईडी की या फिर किसी न किसी सिविल सर्वेंट के ऊपर करप्शन की, इस तरीके की चीज़ें की न्यूज़ आ रही हैं कहीं ना कहीं। ये जो ट्रेंड बन रहा है ये फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये पूछा गया पहला क्वेश्चन। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू इंश्योर दैट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स आर नॉट इम्प्लीकेटेड फॉर बोनाफाइड मिस्टेक ऑन देयर पार्ट। किस तरीके से यहाँ पे अगर कोई सिविल सर्वेंट बोनाफाइड मिस्टेक कर रहा है, मतलब कि जानबूझ के कोई अननोइंगली
ऐसी कोई मिस्टेक कर रहा है जो उसे पता नहीं थी, लेकिन वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, लॉन्ग टर्म में एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्ट कर रही है, तो अगर वो उस तरीके की मिस्टेक कर रहा है तो किस तरीके से सिविल सर्वेंट को उससे बचाया जा सके। जस्टिफाई योर आंसर, कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, उन सब पॉइंट्स को लेते हुए हमें आंसर लिखने की कोशिश करनी, राइट। होपफुली यहाँ पे अपने को समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे केस स्टडी में बहुत बेसिक फंडामेंटल पूछा गया है। कोई भी इंसान या फिर एज ए कोई भी सिविल सर्वेंट जब कोई गलती कर रहा है, वो बिना सोचे समझे या फिर बिना कुछ प्रिकॉशंस लिए हुए कुछ डिसीजंस ले लेता है, जिस वजह से सोसाइटी में एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है, बट उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो सोसाइटी में कोई गलत डिसीजंस दे कहीं ना कहीं, बट फिर भी जब उसके डिसीजंस की वजह से गलती से कोई गलत इम्पैक्ट आ जाता है सोसाइटी में, तो उसे हम बोनाफाइड मिस्टेक बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी क्वेश्चन में पूछा गया कि किस तरीके से हमें सिविल सर्विसेज की फंक्शनिंग में जो ट्रेंड दिख रहा है इसे कैसे समझा जा सकता है, मेजर्स क्या लेने चाहिए, और किस तरीके से सोसाइटी में सिविल सर्वेंट इस तरीके की मिस्टेक ना करे, इस चीज़ को इम्प्लीकेट ना करे, उसको लेके कैसे हमें जस्टिफाई करना है आंसर को, राइट। ये बेसिक सा हमें क्वेश्चन दिया गया है। हम क्वेश्चन लिखने से पहले या क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने से पहले हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम हमेशा इंट्रोडक्शन को सबसे पहले लिखें। इंट्रोडक्शन बहुत छोटा होना चाहिए, जितना छोटा इंट्रोडक्शन उतना बेटर। एडवर्सली हमें समझाना है कि किस तरीके से मिनिमम वर्ड्स के साथ मैक्सिमम अप्रोच की आपको केस स्टडी समझ में आई है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मेन मोटिव है केस स्टडी आपको कितनी समझ में आई है वो शो करने का तरीका है, किस तरीके से जो इन्विजिलेटर है वो कहीं ना कहीं समझ पाएगा कि आप थ्रू द केस स्टडी आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर पाए हैं, या फिर आप इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है या फिर जो डीप रिसर्च मांगी गई है आप उसके बारे में बहुत बेटरली जानते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इज टू टेक डिसीजंस in which have huge ramification on the socio-economic growth of a country। किस तरीके से यहाँ पे कंट्री हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी हो सकती है, पर्टिकुलर कहीं पे रीजन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे किस तरीके से सिविल सर्वेंट की जो डिसीजंस हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं सोशो इकोनॉमिकल कंट्री के ऊपर या कहीं पे एरिया वाइज, उसको हमने समझाया थोड़ा सा। हाउएवर इंस्टेंस ऑफ रॉन्गफुल prosecution of honest officers deeply impact the moral of honest officers। किस तरीके से एक जो बहुत प्रचलित या फिर बहुत फेमस अगर कोई ऑनेस्ट ऑफिसर है कहीं ना कहीं, अगर वो इस तरीके के डिसीजंस लेता है, जो दूसरे ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी मॉरलिटी के ऊपर या उनके जो बेसिक से खुद की जो एथिक मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उन पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को हमने समझाया। इट हैज़ मल्टीपल इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। किस तरीके से ये जो इम्पैक्ट आ रहा है या फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट बन रहे हैं कहीं ना कहीं, वो सिविल सर्विसेज इन इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। हमने सिर्फ यहाँ पे केस स्टडी को समझते हुए सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा है कि किस तरीके से केस स्टडी के अंदर हमें बोला क्या गया था, हमने उस चीज़ को यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। बोलते हुए यहाँ पे हमने ये भी समझा है इट हैज़ मल्टीपल इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ सिविल। अब यहाँ पे अपन ने जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के भी कुछ पार्ट्स को इंक्लूड किया है, किस तरीके से क्वेश्चंस में हमें पूछा क्या गया, इंट्रोडक्शन में हम उसी को समझा रहे हैं कि हाँ हमें क्वेश्चंस भी समझ में आए। हमने 2 लाइन में समझाया कि किस तरीके से केस स्टडी कहना क्या चाहती है और किस तरीके से क्वेश्चंस हमें पूछा गया है, इस तरीके से हमने 3rd लाइन को समझाया यहाँ पे। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शन अगर 3 लाइन्स में हम लिख रहे हैं तो हम 2 लाइन्स में केस स्टडी को भी समझा पा रहे हैं यहाँ पे, और किस तरीके से 1 लाइन में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके इफेक्ट जो हैं उसको भी हम समझ पाएँ। ये इन्विजिलेटर को हम समझा पा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट, क्योंकि एट द एंड कॉपी तो इन्विजिलेटर को ही चेक करनी, और वहीं पे वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए टॉपिक को लेके कि आप कितने क्लियर हैं इस टॉपिक को लेके, तो वो बेटर ग्रैब कर पाएगा आपके आंसर्स को कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हमें पूछा गया था इफेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज, किस तरीके से इफेक्ट्स हो सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। फंक्शनिंग मतलब कि जो बाकी सिविल सर्विसेज है उनकी फंक्शनिंग में कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर विल बी एवर्स टू एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, दिस में फर्दर एविगेट रेड टेपिज्म ड्यू टू फियर ऑफ डिपार्टमेंटल एक्शन फॉर इनकरेक्ट डिसीजन। किस तरीके से हम देख सकते हैं कि उनके आने वाले टाइम पीरियड में या फिर फ्यूचर में जो भी आईएएस ऑफिसर्स होंगे या फिर जो भी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं या फिर एडमिन ऑफिसर्स हैं या एडमिन डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले, उन सब की जो डिसीजंस मेकिंग होगी
वो वाइसली इम्पैक्ट होगी कहीं ना कहीं। वाइसली इम्पैक्ट मतलब कि कई बार वो सही चीज़ को स्टेप लेने में या सही स्टेप समझाने में या अपनी व्यू रखने में भी घबराएंगे अगर उनको लगेगा कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं तो, राइट। हैम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से, विद इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सर्विसेज, fear of prosecution may restrict honest officers to take progressive, bold and courageous decisions across the sector. Delay in taking key decisions will lead to poor governance. किस तरीके से आज के समय में हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन किसी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, बट वहीं पे अगर एक तरफा अगर प्राइवेट सेक्टर ऊपर आने लग गया धीरे धीरे और पब्लिक सर्विस के अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्टेप्स लेने पे डरने लग गए या उनकी ऑनेस्टी को लेते हुए वो बहुत ज़्यादा करेजियस या बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, किसी सेक्टर में गलत हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं गलती हो रही तो वहाँ पे अगर डिसीजंस नहीं ले पा रहे, डिले इन टेकिंग डिसीजंस विल लीड टू पुअर गवर्नेंस। किस तरीके से पुअर गवर्नेंस जनरेट हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखिएगा कि फंक्शंस के साथ साथ हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आंसर में, किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के इम्पैक्ट आ सकते हैं या किसी फंक्शनिंग की या डिसीजंस मेकिंग की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस से गवर्नेंस के ऊपर या सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट आ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो वाइडर वे में समझ में आती है कहीं ना कहीं। टूल टू हैरेस ऑनेस्ट ऑफिसर्स, करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स में हैरेस ऑनेस्ट ऑफिसर्स थ्रू बेसलेस कंप्लेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। किस तरीके से आज के समय में हम देखते हैं कहीं ज़्यादा न्यूज़ है, कहीं ज़्यादा हमारे पास खबरें हैं कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों को दबाया जाता है, लोगों को वर्किंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता। मतलब कि यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्किंग की बात हो रही कहीं ना कहीं, करप्ट पॉलिटिशियन लीडर्स वहाँ पे या ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं हैरेस कर सकते हैं ऑनेस्ट ऑफिसर्स को। क्या इम्पैक्ट आएगा सबसे बड़ा कि अगर ये चीज़ होती है तो यहाँ पे ऑनेस्ट ऑफिसर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो बेसलेस कंप्लेंट्स डाल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन चला सकते हैं, जिस वजह से उनको जो सोसाइटी में रहते हुए वर्क करना है वो वर्क नहीं कर पाएंगे, वो इसी चीज़ों में उलझे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। और अगर वो इसी चीज़ों में उलझे रह गए तो वो सोसाइटी के लिए बेटर चीज़ें या बेटर डिसीजन मेकिंग कभी नहीं कर पाएंगे। इम्पैक्ट ऑन रेपुटेशन ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर्स, किस तरीके से ऑनेस्ट ऑफिसर्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर्स लीड्स टू मेंटल एग्नी एंड हैवीली फाइनेंशियल लॉस बिसाइड बीइंग डिफेम्ड इन द सोसाइटी। किस तरीके से उसकी खुद की रेपुटेशन जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट होगी कहीं ना कहीं। ऑनेस्टी के साथ साथ यहाँ पे उसकी फाइनेंशियल लॉस भी काफ़ी देखे जा सकते हैं, ये सोसाइटी को लेके भी काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर टाइम के साथ, हर एक टाइम पीरियड के साथ अगर सिविल सर्विसेज डिसीजंस नहीं लेते हैं प्रॉपर तरीके से या फिर एक ऑनेस्ट होते हुए सोसाइटी के वेलफेयर में डिसीजंस नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं टाइम और डिसीजंस के साथ साथ जो गवर्नेंस की या गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी देखा जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर सिविल सर्विसेज के ऊपर इम्पैक्ट देखा जाए, यहाँ पे पूछा गया था वो हाउ डज दिस ट्रेंड्स इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के जो वर्किंग है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क आएगा कहीं ना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट मतलब कि यहाँ पे इफेक्ट के फॉर्म में देख सकता है इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटल लेवल पे भी और गवर्नेंस लेवल पे भी, या फिर रीजनल लेवल पे, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइवेट लेवल पे। हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के ऊपर नहीं होगा। यहाँ पे हमें पूछा तो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर गया था, बट इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं बहुत ब्रॉडर वे में देखा जा सकता है कहीं ना कहीं। किस तरीके से ब्रॉडर वे में बहुत जगह इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू इंश्योर दैट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स आर नॉट इम्प्लीकेटेड बाय फॉर बोनाफाइड मिस्टेक ऑन देयर पार्ट। किस तरीके से अगर सिविल सर्वेंट कोई बोनाफाइड मिस्टेक करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इंश्योर किया जाए, किस तरीके से उनको यहाँ पे उनकी गलती एक्सेप्ट में ली जाए और किस तरीके से उनको आगे वर्क करने के लिए प्रमोट किया जाए कहीं ना कहीं, और इसी चीज़ को लेके जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, राइट। किस तरीके से यहाँ पे मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। इंश्योरिंग मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी तो सिविल सर्वेंट से लेके या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लेके सब चीज़ों में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक
क्लियरेंस रहेगी किसी भी सिचुएशन को लेते हुए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा गलत फहमियाँ नहीं हुई, बोनाफाइड मिस्टेक मतलब हम बोल सकते हैं अगर गलत फहमियाँ नहीं हुई तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई है या फिर बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बने हैं तो उनको बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। और जितना जल्दी वो चीज़ सॉल्व होगी उतने ही बेटर डिसीजन आगे फ्यूचर में जल्द से जल्द लिए जा सकते हैं। द की पॉलिसी मेकिंग डिसीजन शुड बी मेड ensuring maximum clarity and openness about how decisions are taken. This will prevent blaming selected individual for incorrect decision. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप ग्रुप एज ए टीम लीडर के तौर पे देख रहे हैं और उनको एक सबके साथ बैठ के कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल की मिस्टेक हाईलाइट हो सकती है कि हाँ ये आप गलत डिसीजंस या गलत थॉट रख रहे हैं, तो इस चीज़ को इस तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। लेजिस्लेटिव एक्शंस as recommended by Hota Committee report, amendment to section 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act 1980 that deals the criminal misconduct by public servant. सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के लिए बेसिकली सबसे बड़ा ये एक सेक्शन कमिटी ऑफ या फिर एक्ट बोल सकते हैं, इस वेलकम स्टेप। इट विल प्रोटेक्ट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट फ्रॉम मिसलिनियस प्रोसिक्यूशन एंड हैरेसमेंट। किस तरीके से सिविल सर्वेंट को लेके ये एक्ट उनको बचा सकता है कहीं ना कहीं फ्यूचर में, कहाँ पे वो जब बोनाफाइड मिस्टेक्स कर रहे हैं और उस चीज़ को एक्सेप्टेंस में भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं। रिड्यूसिंग पॉलिटाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, द फियर ऑफ ट्रांसफर, डिनाइल ऑफ प्रमोशंस और बीइंग पनिश्ड पोस्ट रिटायरमेंट में इम्पैक्ट डिसीजंस मेकिंग ऑफ ऑफिसर्स। इंश्योरिंग फिक्स्ड टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट इज मच नीडेड स्टेप फॉर सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज। किस तरीके से अगर हम देखें वो बोनाफाइड मिस्टेक कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, फियर ऑफ ट्रांसफ़र। वहाँ पे उनको इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। डिनाइल ऑफ प्रमोशंस, प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। बीइंग पनिशेबल पोस्ट रिटायरमेंट में इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग ऑफिसर्स। किस तरीके से उनके जो डिसीजंस है फ्यूचर में जो वो लेने वाले हैं उस चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, उस चीज़ को लेके पहले ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई ना कहीं ना कहीं। इस वजह से हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं झेलने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये तो हमने जनरल वे में समझा कि किस तरीके से बोनाफाइड मिस्टेक देखी जा सकती है। अप्रोच ऑफ जुडिशरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट होने लग जाना। इन ए डेमोक्रेसी एंड ए रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, court have to make decisions with a very constructive interpretation of laws. It must clarify the distinction between corruption and wrong administrative decision. किस तरीके से अगर इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अगर इन्वॉल्व करते हैं एज ए जुडिशरी को अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ पे उनके इंटरप्रिटेशंस के, क्योंकि उनके पास राइट्स होते हैं काफ़ी डेमोक्रेसी में, वो लॉज को यूज़ करते हुए इंटरप्रिटेट करते हुए कुछ कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस ले पाए। तो यहाँ पे उनके डिसीजंस बहुत बेटर दिखा सकते हैं कि किस तरीके से करप्शन और रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस को वो रोक भी सकते हैं और बोनाफाइड मिस्टेक को अप्रोच में समझते हुए उसको बेटर तरीके से प्रमोट भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, उस गलती को एक्सेप्ट करते हुए उस चीज़ को क्लैरिफिकेशन के तौर पे लेते हुए बढ़ा भी सकते हैं कहीं ना कहीं। IAS Association of India and other civil society groups should support and stand by honest officers undergoing wrongful precautions. किस तरीके से IAS ऑफिसर्स की जो कमिटी है, एसोसिएशन है, वो बेसिकली एक स्टैंड ले सकती है, सपोर्ट ले सकती है किसके लिए, जो अगर ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं अगर उनसे कोई गलती हुई उनके लिए कहीं ना कहीं, राइट। क्रिएटिंग इंटरनल ओवरसाइट मैकेनिज्म, किस तरीके से इंटरनली इंक्वायरीज अगर कुछ होती है, इंटरनली इंक्वायरीज मतलब हो गया कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज देखे जाए वहाँ पे कुछ ना कुछ उनकी इंटीग्रिटी को लेते हुए, उनके पास्ट कैरियर रिकॉर्ड को लेते हुए ऑफिसर्स को रिकमेंड करते हैं आगे वर्किंग के लिए कहीं ना कहीं। किस तरीके से अगर वो बोनाफाइड डिसीजंस ले रहे उनके पास्ट रिकॉर्ड को कैप्चर किया जाए, डिपार्टमेंट वाइज किस तरीके से उन्होंने वर्किंग करी है, किस तरीके से उन्होंने डिसीजंस लिए, ताकि समझा जा सके कि ये बोनाफाइड डिसीजंस जो हैं ये एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए गलत है, बट ऑनेस्टली या फिर हम देखें कि सिविल सर्वेंट की जो इंटीग्रिटी है वो सही है सोसाइटी के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बचा सकती है एक सिविल सर्वेंट को। उसके बाद आता है, हमें पूछा गया था जस्टिफिकेशन देने के लिए किस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं आंसर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम जस्टिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, बट यू कैन थिंक अपॉन इट एंड रिसर्च मोर एंड मोर फॉर दैट थिंग, राइट। किस तरीके से और भी पॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं।
Since every decision taken may not prove to be correct in long term, it is unjust to prosecute honest officers for a genuine mistake. Young and aspiring civil servants should preserve the key values of honesty, impartiality and fairness. किस तरीके से जस्टिफिकेशन के तौर पे हम देखा जाए कि अगर उनके ऑनेस्ट ऑफिसर के खिलाफ नहीं, ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ रहते हुए डिसीजंस लेते हैं, तो यंग और एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स आने वाले टाइम पीरियड में ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी को और फेयरनेस को अपने अंदर देख सकते हैं कहीं ना कहीं, कि वो अपनी वैल्यूज़ को जनरेट कर पाएंगे, ऑनेस्ट वैल्यूज़ को जनरेट कर पाएंगे, बिना डरे कोई डिसीजन मेकिंग को लेके जनरेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं. डायनेमिक एंड ऑनेस्ट ऑफिशियल्स, किस तरीके से हम देख सकते हैं, हु आर रिस्क टेकर्स फॉर ग्रेटर गुड मस्ट बी इनकरेज्ड और नॉट रिस्टेन. नो ब्यूरोक्रेट और पब्लिक ऑफिशियल्स शुड बी फेयरफुल फॉर अ बोनाफाइड डिसीजन. किस तरीके से ऑब्वियस ही बात है, डिसीजंस लेंगे तो डिसीजंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होगी, बट आने वाले टाइम पीरियड में पब्लिक ऑफिशियल्स के तौर पे उन चीज़ को क्लैरिफिकेशन देना, उन चीज़ को क्लैरिफाई करना पब्लिक के सामने, या उन क्लैरिफिकेशन को इनकरेज करना पब्लिक के अंदर, और एक आप इंडिविजुअल के तौर पे क्या होगा, एक बॉन्ड को, ट्रस्टवर्दी बॉन्ड को जनरेट करता है कहीं ना कहीं. ऑफिसर्स मस्ट स्टिक टू ऑनेस्टी एंड राइटनेस. ऑब्वियसली बात है, अगर हम देखें, अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम चीज़ों को, तो यहाँ पे ऑनेस्टी जनरेट होगी, राइटफुलनेस मतलब कि एक सही डायरेक्शन में किस तरीके से डिसीजंस लेने, उस चीज़ को लेके काफ़ी प्रमोट होंगे एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे कहीं ना कहीं. अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी है. फॉर्मर कोल सेक्रेटरी एस.सी. गुप्ता, हु नोन फॉर हिज इंटीग्रिटी एंड क्लीन करियर रिकॉर्ड, वॉज acquitted by Delhi High Court after CBI failed to prove the charges of criminal misconduct against him in the coal scam. किस तरीके से जस्टिफिकेशन के तौर पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक वो भी उठा रहे हैं एग्जाम्पल, मीन्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल को भी इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ हम समझा पा रहे हैं कि अगर बोनाफाइड डिसीजंस होते हैं प्राइवेट या सोसाइटल लेवल पे, या फिर सिविल सर्वेंट की लाइफ में, या फिर प्राइवेटली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो भी कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ है, उस चीज़ का जो डिसीजंस मेकिंग कंडक्ट हुआ है कहीं ना कहीं, वो कैसे अगर सही हो जाता है, मतलब कि मिसकंडक्ट हुआ है, तो वहाँ पे अगर उसको प्रूफ हो जाता है और वो एक्सेप्टेंस में ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहेगी और फ्यूचर में इस चीज़ को, डिसीजंस मेकिंग को लेते हुए क्लियरेंस बनती है कहीं ना कहीं. तो इसको हम एग्जांपल्स के साथ भी क्लियर कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट. तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी कि आखिर केस स्टडीज़ को हम किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से उसके आंसर्स लिख सकते हैं. यहाँ पे आंसर्स और भी बेटर तरीके से लिखे जा सकते हैं. अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई और भी पॉइंट्स थे जो हमें इंक्लूड करने चाहिए थे, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन ए कमेंट बॉक्स. सो हम उसे भी कहीं ना कहीं अपनी केस स्टडीज़ के अंदर या आने वाली केस स्टडीज़ के अंदर इन्वॉल्व करते हुए समझने की कोशिश करेंगे, राइट. चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.